साथियों, हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। हमारे साथ में कॉमरेड डीपी सिंह हैं। वो इस किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देंगे और अपना खुद परिचय भी बता देंगे साथ में सारा। साथियों, मैं डीपी सिंह हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा की जो केंद्रीय कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश किसान सभा का पूर्व अध्यक्ष मैं रहा हूँ। आज जो आप देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन उठा हुआ है, उठ के खड़ा हुआ है, ये आंदोलन में दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है और पूरे देश के अंदर एक ज़बरदस्त लहर किसानों के बीच उठ गई है, जिनका एक मांग, ऐसी मांग है कि जो अभी कोरोना के दौर में इस मोदी सरकार ने जो कृषि कानून पास किए उसको रद्द करो, ये मुख्य मांग उनकी बनी हुई है। एमएसपी को कानूनी दर्जा दे के गारंटी करो। बिजली विधेयक का था, पराली वगैरह जलाने का था। इन मांगों को लेकर पूरे देश का किसान उठकर खड़ा हुआ है। ये हकीकत है कि आज़ादी के बाद में अपनी ज़िंदगी के सवालों पर अलग अलग किसान लड़ते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी लड़ाइयाँ जारी रहीं, लेकिन पहली बार तमाम देश के किसान संगठन एकजुट होकर इन कानूनों के खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं। तमाम 500 के लगभग संगठन जिन्होंने ये आंदोलन छेड़ रखा है। और असली बात क्या है कि ये जो कानून पारित हुए, 3 कृषि कानून, जिसमें पहला ये था कि जो हमारी कृषि जिन्सों के व्यापार का सवाल है उससे संबंधित है। दूसरा कानून ठेका खेती से संबंधित है। तीसरा कानून जो भंडारण है उससे संबंधित है। लेकिन ये कोई अलग अलग नहीं है। जब इन तीनों कानूनों को हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो तस्वीर बहुत भयावह रूप में हमारे सामने आती है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी सरकार ने पास कर दिया है, उसको हराने या जिताने का सवाल है। सवाल उससे बहुत बड़ा है। सवाल समूचे देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। ये अकेला किसान का सवाल नहीं है। आप जानते हैं कि इन कृषि जिन्सों के व्यापार के बारे में आज़ादी के बाद जो नीति अपनाई गई, वो जब तक हमारे मुल्क में कुछ पैदा नहीं हुआ, 20 साल तक हमारे देश में खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ, बाहर से अनाज हम मंगाकर खाते रहे। लेकिन जब हरित क्रांति का दौर आया और कुछ हिंदुस्तान के सत्ताधारी वर्ग को ये महसूस हुआ बिना खेती की तरक्की के उनके उद्योगों की तरक्की भी नहीं हो सकती, तब जाके हरित क्रांति का दौर यहाँ देश में शुरू हुआ और पहली बार सरकार की तरफ से खेती को मदद मिली। हरित क्रांति के दौर में ये मदद मुहैया हुई। उसी दौर में ये सारे कानून आप जो देख रहे हैं उससे पहले और ये सब बनते रहे। जब जब जिसकी जरूरत पड़ती रही ये कानून बनते रहे। जैसे एक कानून क्या होता था शुरू में, ये जो थोक व्यापारी हैं और ये बड़ी कंपनियां हैं, ये कृषि जिन्सों के व्यापार में खुलकर खेलने लगी। जब ये खुलकर खेलने लगी तो करती क्या थी कि उधर किसान की जब फसल आई तो उससे सस्ते में खरीद लिया और फिर उसको खरीद के अपने भंडारों में भर लिया और भंडारों में भरकर फिर जो उपभोक्ता है उसको महंगे दामों में बेचना शुरू किया। और ये हालात यहाँ तक पहुँचे कि कभी कभी ये बनावटी अकाल भी पैदा कर देते थे। यानी भंडारण में वो सामान, जरूरी अनाज और दूसरी चीज़ें मौजूद है, भंडार में मौजूद है उनके में, लेकिन वो जनता भूख से मर रही है और या उसकी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो खरीदने की पोजीशन में नहीं होती। तो ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। तब जाकर इन कृषि जिन्सों में के व्यापार से इन थोक कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को उस व्यापार से हटाया गया था। आज मोदी सरकार ने, जो खुद पहली सरकारों ने इन बड़ी कंपनियों को, थोक कंपनियों को इस कृषि जिन्सों के व्यापार से हटाया था, आज दोबारा से मोदी सरकार ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। ये बहुत खतरनाक है। ये खाली इसके लिए नहीं है कि खाली किसान को लूटेंगे। ये जब फसल आएगी तो किसान को लूटेंगे, भंडारण भरेंगे और फिर जब उपभोक्ता को जरूरत होगी तो उपभोक्ता को महंगे में देंगे। दूसरी क्या है,
ये छोटे छोटे जो हमारे आड़ती, इन मंडियों में काम करने वाले आड़ती, और ये जो सारे हैं, ये सब सारे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं हमारा मंडी कानून जब बने उस समय इन कंपनियों को जब बाहर किया गया कृषि जिंसों के व्यापार से, उस समय ये तय कर दिया गया तो राज्य सरकारें अपने क्षेत्र अधिकार में मंडी समितियों का गठन करेंगी, और इन मंडी समितियों में ये शर्त लगा दी गई कि ये किसान अपने माल को मंडियों में लाएगा, किसान अपने माल को मंडियों में लाएगा, उसकी बोली लगेगी, तभी बेचा जा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं खरीद फरोख्त करता पाया गया कृषि जिंसों का, तो आप जानते हैं कृषि मंडी समितियों के बैरियर लगे हुए थे। अगर कहीं और खरीद फरोख्त किया तो उनको अरेस्ट किया जाता था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी। आज मोदी सरकार ने फिर से वही स्थिति पैदा कर दी। दूसरी चीज और क्या हुई थी, उन मंडी समितियों में बहुत कमजोरियां थी, बड़ी धांधलियां थी, लेकिन एक चीज की गारंटी हो गई कि जो बड़ी कंपनियां लूटती थी, पहले थोक व्यापारी लूटते थे, उनसे किसानों की जिंदगी आजाद हुई और वो मंडियों में आकर बोली लगाकर उनकी फसल बिकने लगी। इसमें कुछ सुधार हुआ। जो कमजोरियां थी उनको दूर करने का सवाल था, जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने का सवाल था, लेकिन बदमाशी के साथ में दूसरी मरीज को ठीक करने के बजाय, पूरे बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरे मरीज को ही खत्म करने का वो पास कर दिया है ये मोदी ने जो किया। दूसरी चीज क्या है, उस समय 71 में फखरुद्दीन अली अहमद जब कृषि मंत्री थे, उस समय ये जो हमारी MSP जिसका आज बहुत शोर है, कृषि सरकारी खरीद शुरू हुई फसलों की, ये हरित क्रांति की दौर का सवाल है। और उस दौर में ये किया गया कि किसानों की गर्दन को व्यापारियों के हाथ से छुड़ाने का काम किया गया, क्योंकि जब फसल आती थी तो सस्ते में खरीदते थे। और आप जानते हैं कि पुराने लोग जानते हैं कि उस समय लदान के गेट बंद कर दिए जाते थे, लदान खोल दिए जाते थे। जब फसल आई तो गेट बंद कर दिए, फसल के दाम गिर गए किसानों की, सस्ते में इन्होंने भंडार भर लिए, और जब इनके भंडार में पहुंच गया तो लदान खोल दिए। इस तरीके से मनमानी तरीके से ये लूट रहे थे। आज फिर से वही स्थिति पैदा कर दी है। उस समय एक चीज और की गई थी, हमारे चूंकि पैदा नहीं होता देश में कुछ, हरित क्रांति के दौर में और सारी चीजें हुई। एक चीज और ये भी हुई कि सरकार ने खरीदना शुरू किया, कुछ फसलों को सरकार खरीदेगी, और इसके लिए FCI का गठन किया गया। FCI का गठन किया, सरकार इसमें खरीदेगी, अपने भंडारों में भरेगी, और बहुत नॉमिनल एक्सचेंज में, यानी बोरों की खर्चा, ढुलाई का खर्चा, इसमें राशन वितरण प्रणाली के जरिए अपने उपभोक्ता को सस्ते में पहुंचा देगी। ये इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी, आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे देश के अंदर दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ही गिर जाएं, यानी विश्व मंडी में अनाज के दाम कितने ही गिर जाएं, हम अपने किसान को इससे नीचे दाम गिरने नहीं देंगे। हम इतना रेट दे देंगे, हालांकि वो नीचे वाला ही रेट घोषित करते रहे हमेशा समर्थन मूल्य के रूप में, लेकिन इससे नीचे दाम नहीं गिरेगा, ये गारंटी होगी। दूसरी तरफ क्या हो गया कि राशन प्रणाली के जरिए अपने मजदूर को बचाने के लिए, दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ऊंचे चढ़ जाएं, लेकिन हम अपने मजदूर को और उपभोक्ता को भूखा नहीं मरने देंगे, सस्ते रेट में हम उपलब्ध करा देंगे। ये इस FCI की भूमिका थी, जिसको खत्म करने का, जिसका खात्मा करने का ये मोदी सरकार ने इन कानूनों के जरिए ये सिलसिला शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक है, यानी आम आदमी के लिए, देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप जानते हैं हम कहाँ से PL 480 20 साल तक इस मुल्क में कुछ पैदा नहीं हुआ। बाहर से हम जो सुअरों को खाना खिलाते थे अपने अनाज को, अमेरिका, PL 480 जैसी शर्तों पर हम उसको अपनी जनता को खिलाते थे लाके। तब ये महसूस हुआ और उस पर शर्त लगाने लगे दूसरे लुटेरे देश, ये शर्त लगाने लगे, जैसे कोरिया के वियतनाम से लड़ाई चल रही, तो कोरिया से लड़ाई चल रही, तो तेल भरने के लिए हमारी से यहाँ कहा गया कि इसमें तेल भरने के दीजिए। तब हिंदुस्तान के पूंजीपति को ये महसूस हुआ, सत्ताधारी वर्ग को ये महसूस हुआ कि अगर ये अनाज को अस्त्र शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खेती की तरक्की के बिना तरक्की नहीं होगी, तो हरित क्रांति का नारा दिया गया। और उस समय बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली बात, ये खरीद फरोख्त शुरू की गई। दूसरी बात, कृषि सब्सिडी जारी की गई, यानी खाद पर, बीज पर, तेल पर, बिजली पर, ट्यूबवेलों में लगे मीटर हटाए गए।
इन जो तेल कंपनियां थी, कॉलटेक्स, वर्मा सेल, जो विदेशी कंपनियां थी, इनको खदेड़ा गया। 4 कंपनियां अपनी बनाई गई तेल की, और सस्ते में सब डीजल उपलब्ध कराया गया खेती के लिए। इसी तरीके से ट्यूबवेलों में से मीटर हटाए गए और सस्ती बिजली, मतलब फ्लैट रेट की बिजली किसानों को दी गई। ये हरित क्रांति के दौर में हुआ। और एक सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ा काम जो किया, वो काम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आप देखिए, 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया था। ये दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि इतना बड़े पैमाने पर प्राइवेट बैंकों को छीनकर और सरकार ने अपने हाथ में लिया हो। और क्या कर दिया था, उन पर यह शर्त लगाई गई थी कि जो किसान और मजदूर है, खेती के लिए जितना कर्जा देते हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों पर यह शर्त लगा दी गई थी, उसका 60% हिस्सा खेती में और किसानों के देहात के लिए जाएगा, शेष 40% में और लोग, उद्योग और ये सब लोग रहेंगे। ये शर्त लगा दी गई। अब धीरे धीरे करके जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, जब से ये करते रहे, आज मोदी ने इसका पूरी तरीके से खात्मा कर दिया है। ये बहुत खतरनाक खेल है। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये तो कृषि जिन्सों के व्यापार से संबंधित बहुत चीजें अभी, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाएगा सारी चीजों को एक्सप्लेन करने। दूसरा जो विधेयक, वो कृषि मूल्य आश्वासन एंड कृषि सेवा जो संवर्धन और उसके सुरक्षा का जो मामला है, उनकी गारंटी करने का किसान के बीच में, और उसमें समझौता जो होगा, ये जो कानून है, ये बहुत होशियारी के साथ में इन्होंने ठेका खेती का दूसरा रूप है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारा दुर्भाग्य, जितने भी किसान संगठन लड़ रहे हैं ना, एक भी किसान संगठन ठेका खेती के खिलाफ जब से ये लागू कर रहे थे, देश में चालू कर रहे थे, एक भी किसान संगठन ने कहीं आवाज नहीं उठाई। ये आज बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आजादी के बाद पहली दफे सारे किसान संगठन, जब ये कानून बन गया है, तो तब इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आ गए। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पूरी अपनी तमाम लड़ाइयों में हमारी जो लड़ाई मुख्य केंद्रित थी इन सारे संगठनों की, वो ये केंद्रित थी कि हमारे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को, उसको सिफारिश को लागू किया जाए, स्वामीनाथन सिफारिश लागू की जाए, बैंकों को कर्जे माफ किए जाए। अरे तमाम बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, ये आपके कर्जे कौन माफ करेगा? स्वामीनाथन तमाम परचेजिंग सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, ये एमएसपी को खत्म कर रहे हैं, आपके स्वामीनाथन की सिफारिशों को कौन लागू करेगा? ये चीज एक बड़ा दौर चला है इसमें कि बुनियादी सवाल जो वो हमला कर रहे थे, जिंदगी पर हमला कर रहे थे, देश पर हमला कर रहे थे, खेती पर हमला कर रहे थे, वो सब किसान संगठन उसके दूसरी चीजों पर लड़ रहे थे। ये जो चीज थी ये पीछे हट गई थी। हालांकि सब आवाज उठाते थे, कुछ वामपंथी संगठन उठाते थे, दूसरी चीजें उठाते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसको लेकर के किसान की समझ में अगर ये पहले से आ जाता, हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आज देख रहे हो ना, आज आग जली हुई है, हर किसान के दिल में आग जली हुई है। ये ठेका खेती है मुख्य। अभी ठेका खेती का असर क्या हुआ? ये जो कानून है इसमें कर क्या रहे हैं? इस ठेका खेती के कई रूप हैं दुनिया में, तरह तरह के रूप। लेकिन एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो जब ये नीतियां लागू हुई, उस समय ये जो सवाल है ठेका खेती का, ये आज से हर जगह लागू हो रहा था। सबसे बड़े पैमाने पर गुजरात में था। गुजरात में ठेका खेती की शुरुआत, गुजरात में जो कहते हैं ना एक लेबोरेटरी बन रही थी, वो दोनों चीजों की लेबोरेटरी थी। यानी उदारीकरण की पॉलिसीज को भी लागू किया जा रहा था, ठेका खेती की भी शुरुआत हुई थी, श्रम कानूनों को भी स्थगित किया गया था, सारी चीजें की गई थी। साथ साथ क्या किया गया था? हिंदू और मुसलमान के नाम पर 3000 लोगों का कत्लेआम किया गया। ये दोनों चीजें मिली हुई थी ना, और यही कारण है कि वाइब्रेंट गुजरात आयोजन करके तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज और ये खेती में आने वाली कंपनी, इन्होंने गोद में लेकर मोदी को पेश किया था 2013 में। आपको ध्यान होगा, वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम हुआ, गोद में लेकर पेश किया कि यही है जो मुल्क को बचा सकता है, यही एक ऐसा है जो मुल्क को बचा सकता है। इसलिए ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि इस ठेका खेती के मामले में, इस ठेका खेती में एक चीज जरूर हुई है कि ये अभी इससे पहले जो शुरुआत हुई, जैसे 2018 में मोदी सरकार ने ठेका खेती पे मॉडल कानून पेश किया था।
उस मॉडल कानून को कैसे, अब उसकी शर्तें देखिए क्या है। उसकी शर्तें ये हैं कि ये जो कृषि कंपनी जो ठेके में आएंगी, इन पर हिंदुस्तान का कोई मंडी कानून लागू नहीं हो। दूसरी शर्त क्या थी उसकी, इन जो अनुबंध में रहेंगी खेती, ये जो पैदा करेंगी, इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगी। तीसरी शर्त क्या थी उसकी, तीसरी शर्त ये थी कि ये जो किसान जितने दिन खेती अनुबंधित रहेगी उतने दिन अपने खेत में किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकेगा। ये उसकी शर्तें थी। अब आप समझिए, ये मॉडल कानून की शर्तें हैं। उसके बाद अब जब इन्होंने पास किया है तो अब तो पूरी तरीके से उसको खोल दिया है। अभी क्या कर दिया है, इसमें जो एग्रीमेंट करेंगी कंपनियां और इनके बीच, ये एग्रीमेंट कई तरह के होते हैं। एग्रीमेंट होता है इनपुट सप्लाई का भी हो सकता है, एग्रीमेंट होता है परचेजिंग का भी हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है जमीन को लेकर खुद खेती कराने का किसान से हो सकता है। ठेका खेती के कई रूप हैं ये, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया है। पहली बार मॉडल कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून पास हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतने लोग यहाँ हैं, जरा पूछिए कौन जानता है कि ठेका खेती के लिए कानून बन गया उत्तर प्रदेश में। मायावती जिस समय आई थी उस समय ठेका खेती के लिए कानून पास कर दिया, तमाम आगजनी हो गई थी, बसों ट्रकों में आग लगा दी गई थी, 8 दिन में वापस लेना पड़ा था ठेका खेती का कानून मायावती के समय। लेकिन अब आराम से इस योगी जी ने पास कर लिया है, 15 साल तक अपने खेतों को कंपनी को दे सकता है। किसान के लिए शर्त है 1 साल का, बिना बीच में सरकार नहीं होगी, 1 साल के लिए करेगा तो सरकार भी बीच में नहीं होगी। ये पास कर दिया है। अब इसको पास करने के बाद भी कोई नहीं जानता है। अब इस तरीके से खेत पर रोक होती थी, क्योंकि 1948 का हमारा कानून था इस ठेका खेती के बारे में, पहला भूमि संबंधी कानून इस देश का। वो कानून क्या था, कोई विदेशी कंपनी या यहाँ की कंपनी हमारे देश में खेती की जमीन ठेके पर लेकर या खरीद कर खेती नहीं कर सकती। ये रोक लगा दी गई थी 1948 में, क्योंकि वो जो कंपनी अंग्रेजों के समय में हमारे किसान से खेती कराती थी, वो नील की खेती कराती थी, अफीम की खेती करा। आज भी ककरिया ईंटों की हौज सी बनी हुई है इस पूरे इलाके में, वो उस समय के नील की हौज हैं, उनसे खेती कराती थी और उनको लूटती थी मनमाने तरीके से। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने उसको करती थी। ये जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो ये पहला भूमि संबंधी कानून बना, कोई विदेशी कंपनी इसमें नहीं कर सकती। उन्होंने क्या काम किया, जब ये छूट दे दी, जब ये कानून बना तो कुछ रोक लगी, लेकिन ये कानून 2002 में खत्म कर दिया गया। कितने लोग जानते हैं 2002 में कानून कर दिया, खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी, जो सम्मानीय आज भी। विपक्षी नेता भी क्या बोलेगा, विपक्षी नेता भी ये बोलेगा अटल जी तक देखिए, अटल जी कितने सम्मानित और कितने ये हैं, मोदी जी उनको तो देखिए। लेकिन वो सिलसिला एक था, वो इनमें फर्क नहीं था, वो पॉलिसीज को इधर बढ़ते हुए वो सब खेल हो रहा था। तो उन्होंने इस कानून को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद उन कंपनियों को छूट हो गई। वो ऐसे इलाकों में जाती रहीं, वहाँ ज़मीनें कब्जाती रहीं, वहाँ के कानूनों को, राज्य सरकार भी अपने कानूनों को, सीलिंग कानूनों को बदलती रहीं और वो अपना तरीके से कब्जा करती रहीं। अभी क्या है, उसको तरफ बढ़ते हुए मोदी का तमाम सिलसिला देखिए आप। जमीनों के अधिग्रहण का सब, उसमें संशोधन का सवाल हो, जमीनों के तमाम सवाल जो हों वो हों, और इस तरीके से तमाम छूट हो। मंडी, एक आदर्श मंडी कानून अटल जी बना के गए थे 2003 में। ये आदर्श मंडी कानून को 17 राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी है। तरह तरह के झंडे की सरकार है, जो 17 राज्य सरकार स्वीकार कर चुकी थी आदर्श मंडी कानून, यानी अपनी मंडी को, जैसे बिहार ने 2006 में खत्म कर दी अपनी मंडी, उस तरीके से ये सब धीरे धीरे इन कानूनों तक बढ़। एक पूरा सिलसिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस ठेका खेती के लिए तैयार किया जा रहा था। इन मंडियों को खत्म, मंडी अगर ये रहेंगी तो ठेका खेती नहीं चल सकती, और ढांचा अगर ये रहेगा तो अब अगर ये जारी रहेगी सरकारी खरीद अनाज की या मतलब कृषि जिनसों की, तो ठेका खेती क्या करेगी आके, निजी कंपनियां यहाँ के आके। ये ढांचे को तोड़कर एफसीआई अगर यहाँ रहेगी, अपना भंडारण रहेगा, अपनी सप्लाई रहेगी, अपने, ये सब ठेका खेती के लिए बाधाएं हैं। इसलिए ये सारा प्रेशर इन पर था कि ये सब खत्म करिए सारी। इसी तरीके से बीजों को खत्म किया गया, वो प्लांट वेराइटी एक्ट, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट बना, वो अटल के टाइम में बना।
इसी तरीके से तमाम बीज कानून बने, अभी भी विधेयक लंबित है बीज कानूनों पर, उनको अब एक और चीज है बड़ी खतरनाक, कानूनों को बिना पास हुए ही लागू हो गए सर, यानी पास हुआ नहीं है लेकिन लागू हो गए। जैसे आप गन्ने में देख सकते हैं, रंगराजन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया। अभी सरकार ने बाकायदा कोई डिसीजन नहीं लिया है। रंगराजन समिति की सिफारिश क्या थी कि ये जो F&RP केंद्र वाला रेट होता है, इसके मुकाबले जो राज्य सरकारें रेट देती हैं, एडवाइजरी प्राइस जिसको बोला जाता है गन्ने का, वो एडवाइजरी प्राइस जो है उसको जो है नहीं देना चाहिए। गन्ने चीनी मिलों के हित में उन्होंने ये पास किया कि ये गन्ना चीनी मिल जो है इसे दे नहीं सकेंगे जो राज्य सरकार रेट बढ़ा कर देती है। ये रंगराजन सिफारिश थी। अब वो जो सिफारिश अभी लागू नहीं की है किसी सरकार ने, केंद्र ने किया है न राज्य ने किया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली लागू हो गई, लागू कर दिया गया। अब वो भुगतान नहीं कर रही है चीनी मिलें, वो सरकार पैकेज जारी करती है उससे भुगतान करते हैं, अपने जेब से भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। इस तरीके से तमाम ढांचे को और कानूनों को तोड़ा गया, खत्म किया गया, और तब जाके ये ठेका खेती। अब ठेका खेती का जो आज का ये कानून लाए, इसमें और खतरनाक चीज क्या कर दी है।